तो अभी तक हमारी 3 आधारभूत क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपकी अगली क्लास है, आधारभूत ही है भी, और मेरा प्रयास रहेगा कि इस आधारभूत क्लास में आपकी कुछ जो आप लोगों के चैलेंजेस हैं उन्हें और ख़त्म करने का प्रयास करूं। अभी 1-2 सेशन और मान के चलिए और होंगे। इसके बाद आपका कोर टॉपिक हम लोग लिखना चालू कर देंगे। लिखना अभी से ही चालू कर रहे हैं ना। तो आज जो है कुछ शब्दावलियों में आगे बढ़ेंगे। अगली शब्दावली है मूल्य की, है ना। मैं कुछ लिखवा रहा था आपको। देखो 3 शब्द हमने देखे थे। पहला सत्यनिष्ठा, समझ में आ गया, है ना। नीति शास्त्र समझ में आ गया, और अभिरुचि या अभिक्षमता, ये 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको। ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हुई थी। कोई दिक्कत तीनों में? अब चौथा जो एक टॉपिक है, ये बार बार आपके सिलेबस में आता है, ये है मूल्य। इसको भी एक बार समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब अगला नंबर है मूल्य को समझने को, मूल्य को लिखने को, ठीक है। चलिए, तो देखो मैंने जैसा कि इसको पहली बार समझाया भी है आप लोगों को, लेकिन बड़ी आसान भाषा में एक लाइन में मैं इसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मूल्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, सहायक हो। लक्ष्य क्या होगा आपका? गुड, अच्छा, है ना। आपका लक्ष्य है, निरपेक्ष लक्ष्य है, गुड है, आप चाहते हैं। या फिर अभी मूल्य को भी 2 भागों में बांटेंगे, सापेक्ष मूल्य और निरपेक्ष मूल्य, ये भी, इसके भी 2 भाग हैं। तो मैं यदि बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था शुरुआत में कि एक भौतिक मूल्य भी होता है। भौतिक मूल्य में किसी भी वस्तु की वैल्यू होती है ना। हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, समझ रहे हैं। जैसे इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निगेटिव में तो नहीं जा सकती कि ये -1 रुपये का है, मैं ये भी दूं और 1 रुपये भी दूं आपको। हो सकती है क्या इसकी वैल्यू? कुछ मामलों में होता है क्या? किस मामले में होता है? किस मामले में होता है? कोई एक ऐसा मामला है हमारे समाज में, वैसे एक कुरीति है, विसंगति है, जहाँ पे हम, हाँ, दहेज, ये एक नकारात्मक वैल्यू है। हम बेटी भी देते हैं, साथ साथ कुछ वैल्यू भी देते हैं। या फिर ये कहें दूल्हे को खरीदा जाता है एक वैल्यू दे करके, कीमत लगती है ना बेटे की। लोग कीमत, जैसे कल आप लोग की शादी होगी फ्यूचर में, तो आप लोग की बोली लगेगी इस बाज़ार में, आप लोग खुद लगाने जाओगे नीलामी। पहले होता कितना मिल रहा है, भाई ये बेचना है मुझे तो मैं इसकी नीलामी लगाना शुरू करूँ, तो आप भी तो अपनी जाके नीलामी लगाते हो। तो एक ऐसा मूल्य वहाँ पर जहाँ पर आपको कोई मिल भी रहा है, समझिए पूरा का पूरा जीवन आपके लिए कोई समर्पित करने जा रहा है, लेकिन साथ साथ उसके लिए कुछ आपको भौतिक सुख साधन भी चाहिए। 2 अर्थों में दहेज को समझा। दहेज तो पूरी तरीके से गलत है ना, लेकिन एक अर्थ में आप समझ सकते हैं कि यदि पहले तो बेटी पराया धन माना जाता है कि दूसरे के घर पे जाएगी, क्या ये वैल्यू सही है? लेकिन समाज ने तो बना रखा है ना इस वैल्यू को। समाज तो अभी यही करता है, बेटे तो दूसरे घर नहीं जाते हैं, बेटियां ही जाती हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त है इस वैल्यू को कि बेटियां पराया धन होती हैं। या फिर आप ये करोगे कि उल्टा कर दोगे कि घर जमाई बन गए जाके। ये पितृसत्तात्मक जो समाज रहा है उसका एक अवगुण है। इसको समाज अभी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता जाएगा, विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे शायद ये पॉसिबल रहे, या फिर अभी जैसे पॉसिबल है कि बेटियां विदा होती हैं, पॉसिबल ये हो सकता है कि बेटे भी विदा हों। हो सकता है कि उल्टी धारा बह सकती है कि नहीं बह सकती? सोचिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा सोचने में एक तनाव सा महसूस हो रहा है कि क्या कभी ऐसा भी होगा हमारे समाज में। बहुत सारी चीज़ें थी हमारे समाज में जो हो रही थी और आज नहीं हो रही हैं।
सती प्रथा थी, अब नहीं है। उस समय यदि किसी से बोलते कि सती प्रथा आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी तो शायद उसे बाल विवाह खत्म हो गया, विधवा पुनर्विवाह चालू हो गया। पितृसत्तात्मकता ने इन चीज़ों को लाद रखा था महिलाओं के ऊपर। लेकिन आज देखें तो आज का समाज जैसे जैसे धीरे धीरे आधुनिक समाज में परिवर्तित हो रहा है, इन मूल्यों को इतना ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे रहा है। पश्चिमी सभ्यता में ये चीज़ें प्रारंभ हो चुकी हैं। ये वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे वहाँ पे क्रिएट होना लग गया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पितृसत्तात्मकता का विकास कैसे हुआ? सिर्फ एक कारण से, एक रीज़न था उसके पीछे, संपत्ति पे अधिकार को लेकर के, है ना। संपत्ति पे अधिकार किसका होता है? पुत्र का। यही होता था। क्या आपके समाज में वो वैल्यू सिस्टम अब नहीं डेवलप हो रहा है कि अब संपत्ति पे बराबर का हक पुत्री का भी होगा? चालू हो गया। अब तो लीगली हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि अब पुत्री को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो क्या आपकी सोसाइटी उस ओर नहीं बढ़ रही है? तो हो सकता है आने वाले भविष्य में आप लोगों को विदा होना पड़े। यदि आप लोग विदा होने लग जाएंगे तो दूसरी कुरीति प्रारंभ हो जाएगी। यदि वो चीज गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें कैसा राइट रखना है? बराबरी का अधिकार। कैसा राइट रखना है? हमें ऐसा नहीं करना कि नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण के एवज में ऐसी कंडीशन आ जाए कि फिर पुरुषों की स्थिति भी दयनीय हो जाए। ये तो लक्ष्य नहीं है ना हमारे समाज का। यदि आज नारियों की स्थिति या महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है तो आने वाले समय में हमें ऐसे कदम उठाना है कि उनको बराबरी का हिस्सा मिल जाए, कंधे से कंधे मिला करके कार्य कर सकें हर जगह पे, है ना। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे हम समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि भौतिक मूल्य, किसी भी चीज़ का भौतिक मूल्य जो होता है, हम इस मूल्य की चर्चा नीति शास्त्र में नहीं करते हैं। नीति शास्त्र में हम नैतिक मूल्यों की चर्चा करते हैं। नैतिक मूल्य मतलब क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो मूल्य भी आपके सकारात्मक नकारात्मक हो सकते हैं, है ना। सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य हो सकते हैं। वैल्यू सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? फिजिकल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू सकारात्मक और नकारात्मक होती है कि नहीं होती है? -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। ऋणी हो जाते हैं हम चीज़ों के ऊपर, है ना। वैसे ही मूल्य भी ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। हिंसा कैसा मूल्य है? यदि आप हिंसक, आपका चरित्र ऐसा हो कि आप हिंसा पे डरे ना, हिंसा करने को प्रोत्साहित करें, तो आप कैसे वैल्यू सिस्टम को ढो रहे हैं? नकारात्मक, जो समाज के लिए अवांछनीय होगा, जो समाज के लिए हानिकारक होगा। आप समाज के लिए एक हानिकारक व्यक्ति बन जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। समाज में रहने का फिर आपको अधिकार नहीं होगा। कानून कहाँ डाल देगा आपको? जेल के अंदर डाल देगा, दंड देगा आपको, है ना। तो मूल्य भी सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। कैसे भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो नीति शास्त्र में हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। और मूल्य एक ऐसे विषय वस्तु के अंतर्गत है जो व्यक्ति में गहरे स्तर पर उतरे होते हैं या गहरे स्तर पे आपके विचारों में, आपकी आस्थाओं से जुड़ाव रखते हैं। ये मूल्य होते हैं। समझ रहे हैं? एक चीज़ और समझिएगा, हमारा स्वभाव कैसा है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य 2 चीज़ों से मिलकर बना है। 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो संवेग, है ना, और दूसरा क्या है? बुद्धि, विवेक। 2 चीज़ें आपके ब्रेन को नियंत्रित करती हैं। संवेग, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि ये सही है ना, लेकिन अनुपालन किनका करते हैं? यदि आपको पता है कि ये चीज़ सही है और अनुपालन किस चीज़ का करते हैं आप? जस्ट उल्टा करते हैं। आपको पता है कि ये चीज़ करूंगा तो ये हानिकारक होगी। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके बैठ जाइए कि ये कार्य मैं करूंगा, ये आप जानते भी हैं और समझते भी, लेकिन अनुपालन में वही चीज़ करते हैं जो गलत। जैसे कि शराब पीना, समाज को पता है, सबको, शराबी को खूब अच्छे से पता है। शराबी अपने बच्चे को रोकता भी है कि तू मत पी, मैंने तो अपना जीवन खत्म कर दिया इस पे, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसे पी रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि शराब व्यक्ति को पीने लग जाती है,
है ना। एक समय ऐसा आता है कि जो सिगरेट होती है वो आपको पीने लग जाती है, आप फिर सिगरेट नहीं पीते हैं, सिगरेट आपको पीती है, धीरे 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 आपको पी जाती है। अभी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद करना चालू करेगा, उसका भी समय आएगा। समझ रहे हैं? जब भी आप किसी अवांछनीयता की तरफ बढ़ेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो अवांछनीयता आपको भी उतना ही हानि देगी, उसका रिजल्ट, क्योंकि कैसा है, नकारात्मक है, समाज के उसमें भी और आपके उसमें भी। रावण था एक ऐतिहासिक पौराणिक व्यक्ति, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। हर साल दशहरा मनाते हैं हम लोग, इसमें यही करते हैं। रावण को जलाते क्यों हैं? हम रावण को जलाते नहीं हैं, हम अभिमान को जलाते हैं, घमंड को जलाते हैं। अपने हर साल हम कहते हैं कि हम अपने पूरे अभिमान को जला रहे हैं, अपने घमंड को जला रहे हैं, अपने अंदर की बुराइयों को जला रहे हैं। रावण के 10 सिर थे और हर सिर किसी न किसी चीज़ का द्योतक था, उसके अंदर 10 गुण थे, 10 सील थे, जिसमें एक सील था विवेक। लेकिन उसके संवेग, जो बाकी के 9 सील थे, उसमें उसका विवेक उन 9 सीलों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। बहुत ज्ञानवान था, प्रकांड पंडित था, लेकिन बुद्धि और संवेग में कौन जीता उसके ऊपर? संवेग। हर व्यक्ति के अंदर 10 सील होते हैं, 10 गुण। धर्म में 10 गुणों की व्याख्या की गई है ना। 10 मूल्य हैं जो आपके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आगे उनकी भी चर्चा करूंगा। तो मूल्य क्या होते हैं? किसी व्यक्ति में गहरे स्तर पर विचार और आस्था होते हैं। अभी हम लिखेंगे मूल्यों के बारे में, है ना। आगे, मूल्य व्यक्ति के विशिष्ट धारणा और विचार को इस बात से संबंधित रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप देख रहे होंगे इथिक्स में भी हमने यही बात की, इथिक्स भी यही कहता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो मूल्य और इथिक्स, नीति शास्त्र, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। अभी आगे और बढ़ेंगे। मूल्य क्या है? जो वांछनीय हो, जो समाज में क्या करें, समाज का क्या करें, उत्थान करने का प्रयास करें, जो समाज के लिए अच्छे हों, उन्हें मूल्य कहते हैं। या उसे मूल्य कहेंगे जो समाज के लिए हानिकारक हो, जो वांछनीय हो, जो समाज में धारण करने योग्य हो, जो समाज का उत्थान करें, उन मूल्य। अब देखो, इसको बांट सकते हैं। परिवार के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो परिवार के लिए वांछनीय हो। सिविल सेवा के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो सिविल सेवा के लिए वांछनीय हो। राष्ट्र के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो राष्ट्र के लिए वांछनीय हो। समझ रहे हैं? लोकतंत्र राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मूल्य है। जनता का शासन हो, जनता को भी बराबर सहभागिता मिले। अभी जैसे कल आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा है देश में, लेकिन किसान के जितने भी किसान यूनियन जो हैं, या किसानों को सरकार ने बुलाया और उनसे पूछा आपकी क्या समस्या है, तो ये लोकतंत्र का प्रतिपादक हो गया। यदि सरकार निरंकुश हो जाती कि नहीं, जो हमें करना होगा हम वही करेंगे। फिर कृषि मंत्री बाहर निकल के आए, उन्होंने बोला कि जो जो चिंता है उन्होंने व्यक्त की, हम इस पर विचार करेंगे, प्रयास करेंगे कि इनकी चिंताओं और दुविधाओं को दूर कर सकें, है ना। और क्या होना चाहिए राष्ट्र का? राष्ट्र के लिए वांछनीय क्या हो सकता है? समानता, सभी में बराबरी का वातावरण रहे, धर्मनिरपेक्षता, एकता, शांति, बंधुत्व, भाईचारा, बराबरी का दर्जे राष्ट्र के लिए हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जो जिसके लिए, किसी के भी मूल्य आपसे पूछ ले, आप हर जगह डाल सकते हैं। आपके खुद के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो आपके लिए वांछनीय हो, जो आपके जीवन को ऊपर उठाएं, है ना। तो मूल्य मानव जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, मूल्य परिवार को गरिमापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, मूल्य राष्ट्र को गरिमापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, मूल्य सिविल सेवा को गरिमापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सामाजिक सेवा से आप क्या समझते हैं? समाज सेवा से आपका क्या तात्पर्य है? आप समाज सेवा से क्या समझते हैं, बताइए। जिससे समाज का उद्धार कर सकें। समाज का उद्धार कर सकें? नहीं, लिख लो, हेडिंग डाल लो, सामाजिक सेवा या समाज सेवा। मूल्य डाल रखा है ना, वहीं पे नीचे डाल दो, कहीं पे लिख लो समाज सेवा क्या है। सार्वजनिक सेवा भी इसे बोलते हैं, समाज सेवा या सार्वजनिक सेवा। अब देखो, आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, इस शब्द को बार बार प्रयोग करते हो, और यदि आपको ना पता हो कि सार्वजनिक सेवा क्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। लिखिए, एक लाइन में लिखवाऊंगा, ऐसी सेवा जिससे सामान्य व्यक्ति का कल्याण, ऐसी सेवा जिससे सामान्य व्यक्ति का कल्याण एवं हित जुड़ा हो। क्या बोलेंगे इसे?
सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सामान्य व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? समाज का ऐसा व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, वो आ रहा है इसके अंतर्गत। ऐसी सेवा जिससे सामान्य व्यक्ति का कल्याण या हित जुड़ा हो। ऐसी सेवा जिससे सामान्य व्यक्ति का कल्याण एवं हित जुड़ा हो। ठीक है, समाज सेवा अब स्पष्ट है, बहुत आसान भाषा में इतनी छोटी सी बात। ठीक, अब अगला पॉइंट हम बात कर रहे थे मूल्य की, वैल्यू सिस्टम की। पहले समझ लो, मैं लिखवाने को तो हर चीज़ लिखवाऊंगा आज आपको। आज ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों को बता के जाऊंगा जो आप लोग आम तौर पे प्रतिदिन के स्तर पे प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे सरकार, शासन क्या है, सुशासन क्या है, प्रशासन क्या है, विशिष्ट शासन क्या है, नैतिक शासन क्या है, संवैधानिक शासन क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है, बहुत आसान चीज़ें हैं। संवैधानिक प्रबंधन क्या है। अब देखो, ये चीज़ें आप डेली जानते भी और हो सकता है आपके मन के अंदर ये बातें आपको समझ में भी है। जैसे सरकार किसको नहीं समझ में आएगा, गवर्नमेंट क्या है, कौन नहीं समझता है। लेकिन मैं कहूँ परिभाषित करो, बताओ दो शब्द। चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं, फिर वही कहोगे रटी रटाई की सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये तो आपने सरकार के अंग बता दिया, आपने सरकार नहीं बताया कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार किसे कहेंगे, शासन क्या है, सुशासन क्या है, प्रशासन क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन पूछा गया है, उठा के देखेगा, सुशासन, शासन, प्रशासन में क्या अंतर है। बहुत बेसिक्स हैं। कोई पूछ ले आपसे कि आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा बताइए प्रशासन क्या है, नील बटे सन्नाटा, है ना। इथिक्स आपको ये चीज़ें सिखाएगा। चलिए, तो मूल्य क्या करते हैं? मानवीय मूल्य जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करे उसे मूल्य कहते हैं। जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करें वो मूल्य है। ठीक, जो आपके जीवन के लक्ष्य को आपके सामने प्रस्तुत करे, जो दिखाए, वो आपका मूल्य है। जो उचित अनुचित का निर्धारण करे वो मूल्य है। जो मानव जीवन के अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो वो मूल्य है। जो मानव को कुछ विशिष्ट मूल्यों के साथ जीवन निर्वाह करने का प्रयास करे वो मूल्य है ना। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे पॉइंट डाले हैं, फिर मानव मूल्यों का वर्गीकरण किया है। एक एक करके लिखते भी जाओ साथ साथ। डालो, हेडिंग आपने डाली थी मूल्य, लिख लीजिए इसको। मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार करता है। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार करता है। मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार करता है। राजीव मल्होत्रा हैं आपके साथ, ये लाइव ऑफलाइन बैच से हैं। ये कह रहे हैं कि मिलिट्री में सर शराब क्यों देते हैं, है ना। अब ये इथिकल है कि नहीं है, इस पे अभी चर्चा करेंगे। ये अभी थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो ये भी जुड़ेगा। मिलिट्री क्या, फिर हर जगह जोड़िए। मिलिट्री भी राज्य का एक अंग है, राज्य का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है रक्षा कार्य, है ना। तो हमारे यहाँ पे राज्य ने क्या कर रखा है? ऐसे तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के सारे ठेके जहाँ से लिखा होता है सरकारी ठेका, वो तो सिविल सोसाइटी को भी दे रही है शराब, है ना। मिलिट्री में भी जो जाते हैं लिकर खरीदते हैं तो लिकर कार्ड बना होता है, लिकर उसमें पैसे में मिलती है। ऐसे थोड़ा ना कि बट रही है, कोई प्रसादा है, कोई प्रसाद थोड़ा ना वहाँ बट रहा है। सब्सिडी होती है, थोड़ी बहुत सब्सिडी होती है, बाहर से सस्ती मिलती है अंदर, बस इतनी सी बात होती है। बाहर भी बिक रही है, दोनों को बराबर करके देखिए, कोई अंतर थोड़ा ना है। मिलिट्री क्या, बाहर भी हर जगह बिक रही है, हर जगह लिकर शॉप है। सीधी सी आपसी बात है। पहली बात तो राज्य को, पहली बात तो एक गलत है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि अपने राज्य में मादक पदार्थों का क्या करे, वो निषेध करे, उन्हें पूर्णतः बंद करने का प्रयास करे। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का लक्ष्य है कि वो इसे बंद करेगा, है ना। लेकिन अभी वो परिस्थितियां नहीं विकसित हुई हैं। पहली चीज, राज्य को इससे भारी भरकम आय प्राप्त होती है।
पहली चीज़ ये। लेकिन एक मूर्खता ये भी है कि आय तो प्राप्त होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, समाज कैसा बनता जा रहा है आपका, है ना। खोखला छोड़िए, हेल्थ में भी तो आप खर्च कर रहे हो। हेल्थ में कौन खर्च कर रहा है, राज्य ही कर रहा है। तो एक तरफ आप लोगों को बीमार बना रहे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य में पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो बात तो बराबर ही हो रही है ना, यही ना। फिर राज्य क्या कर रहा है, सोशल एक्शन का भी काम कर रहा है, सामाजिक क्रिया। जैसे कि आपने देखा कई बार क्या होता है कि यदि राज्य को कुछ कार्य करना हो, जो समाज की कुरीतियाँ हो उन्हें भगाना हो, उन्हें दूर करना हो, तो राज्य क्या काम करता है, सोशल एक्शन, सोशल इन्फ्लुएंस का काम करता है। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान में आप देखिए क्या किया राज्य ने। आज आप जो है हर जगह पे स्वच्छ भारत अभियान आपके दिमाग में बैठ चुका है कि गंदगी नहीं करनी है, खुले में शौच नहीं जाना है। हर जगह आप प्रयास करते हैं कि मैं बाहर अब ना फेंकूँ। अब धीरे धीरे आपका माइंडसेट बन गया। 2014 से पहले और 2014 के बाद आप देखेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन आया आपके दिमाग में, मस्तिष्क में। किसने किया, राज्य ने किया। राज्य ने क्या किया, आपको इन्फ्लुएंस किया, है ना। समझ रहे हैं बात को। हरियाणा में क्या पूरे भारत में बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता है, एक बड़ी समस्या है। लिंगानुपात नकारात्मक है, पूरे भारत का उठा के देख लीजिए 2011 की जनगणना में लिंगानुपात नकारात्मक है। तो राज्य ने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सोशल इन्फ्लुएंसर का काम किया राज्य ने, है ना। तो राज्य को नशे को दूर करने के लिए ऐसा ही सोशल इन्फ्लुएंस चलाना पड़ेगा। राज्य ने चलाया भी है, फिट इंडिया कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें राज्य ने प्रयास किया है। देखो करना कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही काम करना है, हमें रिप्लेसमेंट करना है आपकी बुरी आदतों का। अब वही राज्य है जो नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठा है बहुत सारे, वही राज्य है जो नशा परोस रहा है। नशा आपकी थाली में दिया भी जा रहा है और दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोल दिए गए हैं कि पहले यहाँ बीमार बनो और फिर इसके बाद जाके वहाँ पे अपने आप को सही करने का प्रयास करो। तो ये कैसी बात हुई, बंदी क्यों नहीं कर दिया? बंद किया राज्य ने, बिहार ने बंद किया, गुजरात ने बंद किया। अब वो प्रभावी कितना हुआ ये अलग बात है। राज्य की ये मंशा है कि वो आने वाले समय में उसको पूरी तरीके से नशा को बैन कर देना है अपने नागरिकों के लिए। ये संविधान ने लिखा है, संवैधानिक नैतिकता है राज्य की। लेकिन अभी समसामयिक परिदृश्य में वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं, जिसके कारण से कुछ राज्य नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनको ये लग रहा है कि भाई यदि मैंने शराब बंद किया तो टैक्स कलेक्शन कहाँ जाएगा, या फिर राजनीतिक अपहरण हो सकता है इस मुद्दे का। यदि मैंने बंद कर दिया तो हो सकता है कि चुनावी, समझ रहे, वोट बैंक की राजनीति भी इसमें बहुत कारगर ये कदम उठाना। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बाकायदा एक कानून पारित कर सकती है। वैसे ये विषय राज्य का है ना, क्योंकि अभी धीरे धीरे उस प्रयास की ओर राज्य अग्रसर है। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि अब ये बड़ा कठिन होता है, लोगों के अंदर वो नैतिकता आ जाए, मोरल एथिक्स आ जाए कि राज्य के ऊपर एक दबाव बनाना चालू करें। और ये काम कौन करा सकता है, महिलाएं कर सकती हैं काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्ग किसी भी चीज़ से शोषित होता है वही वर्ग आके सामने आता है। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर के महिलाएं सामने आई, तो यदि महिलाएं क्या करें, हाँ, महिलाओं के पास कौन सा तंत्र है, किस तंत्र के माध्यम से कर सकती हैं? कोर्ट है हमारे पास, न्यायपालिका है, न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। न्यायपालिका के माध्यम से दबाव राज्य के ऊपर बनाया जा सकता है कि आप ऐसा ऐसा कानून पारित कराएं। तो यदि लगातार बहुत सारी मात्रा में PIL और बहुत सारे केसेस जाएं कोर्ट के ऊपर, तो निश्चित तौर पे विधानसभा विधानमंडल को उसके ऊपर दबाव बनेगा। पब्लिक रोड पे आ जाए नशा के खिलाफ, तो राज्य तुरंत कल बंद कर देगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे है, दोनों कैटेगरी के लोग हैं, पीने वाले भी और नहीं पीने वाले भी। एक पक्ष सहयोग करेगा, दूसरा पक्ष विरोध करेगा। मैंने बताया ना, संविधान निर्माण में बहुत बड़ी चर्चा उठी थी। किसी दिन मैं वो आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट पर एक वीडियो बनाया राज्यसभा टीवी ने, RS-TV ने बनाया, तो उसमें पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे कौन कौन से पक्ष थे जो पीने वालों ने रखा और जो नहीं पीने वालों। नहीं तो संविधान में बात कही जा रही थी कि शराब को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, इलीगल कर दीजिए, लेकिन कल्चर के नाम पे कि हमारा कल्चर है। देखो एक तरीके से देखा जाए तो जो नशा है वो स्वास्थ्यवर्धक भी है क्या? ये किण्वन ही तो है। आपके जितने भी ये पदार्थ हैं, सेव या फिर कह सकते हैं जितने भी आपके फल फ्रूट्स हैं, उनका किण्वन ही तो है।
उन्हीं का ही तो ये क्या है, आशव है, आशव अरिष्ट है। तो उस आधार पे प्राचीन काल में पहले अभी बहुत सारी जनजातियां पीती हैं इन चीज़ों को और शरीर की थकान मिटती है इससे। लेकिन दिक्कत क्या हो गया भारत में, क्या हो गया, और ये ठंडी प्रदेश, जैसे अभी ठंड का टाइम है, तो अब जो आर्मी पर्सन्स हैं जो जम्मू में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, जो तो उनके शरीर के अंदर उष्णता आए, गर्मी आए, ताकि उस इन्वायरमेंट से, उस क्लाइमेट से अपने आप को लड़ सकें। या फिर जो पश्चिमी सभ्यता के लोग पीते हैं या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वो शीतकाल से बचने के लिए अपने शरीर के अंदर थोड़ा सा गर्माहट रहे इसलिए पीते हैं। लेकिन अब भारतीयों ने क्या किया, हमारे लिए ये हमारे देश के लिए नहीं बना है, हमारे देश के, लेकिन अंग्रेज लेकर के आए ये, और इसका स्वाद धीरे धीरे हमें लगना, तो हम लोग क्या है, हम लोग आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए। आप कभी देखेंगे हॉलीवुड की मूवी वगैरह में देखें तो उनके पीने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इतनी सी डालते हैं और सिप ले लेकर के पीते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एक गिलास पहले रखते हैं, ग्लास में पहले डालेंगे, फिर पानी उसको ऐसा डालेंगे जब तक वो पूरा बहने ना लग जाए, फिर पैक पे पैक, ये लगता है तेरी कैपेसिटी कितनी है ना। तो ये क्या हो गई, ये चीज़ें, मतलब हमने उसको धारण तो किया लेकिन धारण करने का तरीका गलत हो गया। मैंने वही बात की कि किसी पागल को बंदूक पकड़ा दो और फिर बंदूक किसी भी दिशा में चलाएगा, किसी को भी मार देगा। यही चीज़ हमारे साथ नशे के साथ हो गई। हम ऐसे पागलों को पकड़ा दिया गया कि बस फिर मज़ा आने लगा तो मज़ा ले रहे है ना। तो राज्य इसे बंद करेगा, राज्य का एक कर्तव्य है ना। चलो अभी आगे बात करेंगे इस पे, आगे ये पूरा टॉपिक ही लेंगे कि नशा कितना लीगल है या इलीगल है। मूल्य क्या करते हैं, मानव जीवन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और मानव को कुछ विशिष्ट मूल्यों के साथ जीवन निर्वाह करने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो आप पहले लिखवा रहा था मैं आपको, पहले उसे लिखिए, फिर एक एक पॉइंट ये समझाते हुए इनको भी लिखना ही है। तो देखो अब ये एक तरीके से कह सकते हो एक अपने आप में टॉपिक ही है, मूल्य आपके उसका टॉपिक ही है। तो यदि यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो बहुत हद तक आपको आगे मदद मिलेगी इन चीज़ों से। तो लिखिए, मूल्य अपने जीवन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार करता है। मूल्य अपने जीवन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्वीकार करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो आदर्श रूप में सहायक हैं वही मूल्य हैं। जो आदर्श रूप से सहायक हैं वही मूल्य हैं। मूल्य जीवन को शुभ एवं गरिमापूर्ण बनाते हैं। मूल्य जीवन को शुभ एवं गरिमापूर्ण बनाते हैं। शुभ एवं गरिमापूर्ण बनाते हैं एवं व्यक्तिगत एवं चारित्रिक उत्थान में सहायक होते हैं। एवं व्यक्तिगत एवं चारित्रिक उत्थान में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। मूल्य हमारी सोच एवं कार्य के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। मूल्य हमारी सोच एवं कार्य के माध्यम से सहायक होते हैं। उदाहरणतया या जैसे दया, दया, प्रेम, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, मित्रता भी एक मूल्य है या नहीं? मित्रता मूल्य है, वैल्यू है। शत्रु एक वैल्यू है, वैल्यू है। मित्रता भी एक वैल्यू है, दुश्मनी एक नकारात्मक वैल्यू है क्योंकि उसका उद्देश्य होता है सामने वाले का नुकसान पहुंचाना। मित्रता का क्या होता है, हम एक ऐसे, देखो हर जगह पे हम एक वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं, है ना। पिता का पद एक वैल्यू है। हर मूल्य के साथ आपका एक कर्तव्य जुड़ जाता है। जैसे आपके अंदर दया का वैल्यू है, मान लीजिए दया का वैल्यू है आपके अंदर, आप कहते हैं कि आपके अंदर दया का वैल्यू है, तो आपका कर्तव्य क्या होगा उससे फिर जुड़ा हुआ, कि किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति असहाय है या फिर, है ना,
है ना। तो उसको देख करके फिर आपके अंदर वो भाव आना चाहिए, अब आप उसकी मदद करने के लिए जुड़ जानी चाहिए। तो मूल्य कई चीज़ों से जुड़े होते हैं। मूल्यों से आपके दायित्व भी बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जुड़ता है, आपके कर्तव्य से भी जुड़ता है। तो अभी प्रयास करेंगे हम आगे इसे भी समझने का। तो मित्रता आदि मूल्य के रूप में स्वीकार्य हैं, आदि मूल्य के रूप में स्वीकार्य हैं, आदि मूल्य के रूप में स्वीकार्य हैं। इनके आधार पर ही समाज अपने सदस्य के, इनके आधार पर ही समाज अपने सदस्य के व्यवहार को निर्देशित करता है। समाज, व्यक्ति, देश, कोई भी जब ये मूल्य वो धारण करेगा तो क्या करेगा, अपने व्यवहार को भी ऐसा करने का प्रयास करेगा। जैसे मैं अपने आप को कहूँ कि मैं लोकतांत्रिक हूँ और आपको बोलने का मौका ही ना दूँ, तो मैं लोकतांत्रिक हुआ? मैं तो बोल रहा हूँ पर हुआ नहीं, मैंने उसे धारण नहीं किया, उसका अनुपालन नहीं किया। मूल्य में चीज़ों को जानना ही जरूरी नहीं है, उनका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? आप जानते तो हो दया के बारे में, परोपकार के बारे में, कृतज्ञता के बारे में, आप सब जानते हो, शांति के बारे में जानते हो, लेकिन आप हो अहिंसक, हो हिंसक, दूसरे को मारने पे भरोसा रखते हो, दूसरे को परेशान करने पे भरोसा रखते हो, लोभी हो, लालची हो, ईर्ष्यालु हो, है ना। तो मूल्यों में जानना के साथ साथ उसको पालन करना बहुत जरूरी, तभी माना जाएगा कि आप इस मूल्य को धारण करते हैं। समझ रहे बात को? अब आपको क्या लगता है जो भ्रष्टाचार करता है उसे सत्यनिष्ठा के बारे में नहीं पता होगा? खूब अच्छे से पता होगा। उससे पूछोगे अच्छा खासा लेक्चर भी देगा। जितने नेता होते हैं बड़े बड़े लेक्चर देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। चुनाव के टाइम पे इनके चुनावी वादे, ऐसा लगता है इससे बड़ा सत्यनिष्ठ आदमी कोई हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, तो आगे लिखिए इसको, कहाँ पे हैं हम? हाँ, आगे लिखिए, व्यवहार को निर्देशित करता है तथा उनके आचरण का मूल्यांकन करता है, तथा उनके आचरण का मूल्यांकन करता है। मूल्य मानव सोच, मूल्य मानव सोच, व्यवहार एवं कार्य में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। मूल्य मानव सोच, व्यवहार एवं कार्य में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कर्मों के संपादन के क्रम में, कर्मों के संपादन के क्रम में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों के निराकरण का आधार, क्रम में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों के निराकरण का आधार यही मानवीय मूल्य ही हैं, यही मानवीय मूल्य ही हैं। मानवीय मूल्य ही हैं। दूसरे शब्दों में मूल्य वे कसौटियां हैं या वो मानदंड हैं। दूसरे शब्दों में मूल्य वे मानदंड हैं, मूल्य वे मानदंड हैं। दूसरे शब्दों में मूल्य वे मानदंड हैं जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत एवं करणीय अकरणीय, करने योग्य नहीं करने योग्य, करणीय अकरणीय का निर्णय किया जाता है, का निर्णय किया जाता है ना। तो चलिए पूरा इसको एक बार, जितने पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे बहुत सारे और लिखे हैं इनको भी देख लीजिए।
यहाँ पे एक सेंटेंस है कि जब हम मानव मूल्यों की बात करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में किसका महत्व है, जैसे कि ऐश्वर्य, सफलता, धन, विवेक, स्वतंत्रता, ये आपके जीवन के लक्ष्य हैं, गोल हैं। ये सब मिलके हैप्पीनेस बनते हैं, आपकी नीड्स हैं। हैप्पीनेस क्या है? बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो आपके जीवन को सुख प्रदान करे या लाभ प्रदान करे या आपको शुभ की प्राप्ति कराए, जो आपके लिए अच्छा हो, वही सुख है, हैप्पीनेस है ना। तो कहने का तात्पर्य ये आपके जीवन के क्या है, लक्ष्य है। ऐश्वर्य आपको चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको विवेक चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, गुलामी तो नहीं चाहिए ना आपको, है ना। तो ये क्या करेंगे, मानवीय मूल्यों के माध्यम से ही हम इन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। मूल्य सोच एवं कार्य के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। जो आप सोचते हैं, अब जैसे महिलाओं को लेकर आपकी जो सोच होगी, क्या सोच हो सकती है, सबकी अलग अलग होती है ना। और उनका अनुपालन कितना करते हैं आप, उसी से पता चल जाएगा कि आपके मूल्य क्या हैं, आप कितना समर्थन करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लिंगानुपात बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, लेकिन अपने घर पे ही यदि आपके 3 बच्चियां हो गई तो अपनी पत्नी को पीटते भी हैं, उसका बहिष्कार भी करते हैं। बहुत सारे घरों में होता है जहां पर महिलाएं पुत्र को जन्म नहीं दे पाती हैं, उसका तिरस्कार होना शुरू हो जाता है। यदि आप इन मूल्यों से जुड़े हुए हैं तो फिर आप कहाँ पे लिंगानुपात को समानता दे रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका व्यवहार उसके विपरीत है। वहीं पे 3 पुत्र होते तो आपको कोई दर्द नहीं होता कि पुत्री है कि नहीं है, कि होता। ये अभी आप व्यवहार में नहीं, अभी सब ये सब सैद्धांतिक पक्ष की बात चल रही है। जब ये बीतती है, जब आप करते हैं, तब आपके वैल्यू का पता चलता है, समझ रहे हैं। तो हम नीतिगत तौर पे बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो हमारे घर की, जैसे कि हम सपोर्ट करते हैं कि लड़कियां 10, 11, 12 बजे अपना आराम से घूम के आएँ, टहल के आएँ, उनको वही स्वतंत्रता होनी चाहिए जो लड़कों को है। लेकिन घर पे यदि हमारी बहन की बात आए तो क्या हम सपोर्ट करेंगे कि वो 12 बजे कहीं बाहर से घूम के आए? यहीं पे हमारी सोच खत्म हो जाती है। हम सपोर्ट करते हैं घर पे। जैसे एक डिबेट होता है, जैसे मैंने अपने घर पे झेला है कि जब लड़के को बाहर पढ़ने के लिए बारी आती है तो क्या डिबेट होती है, और जब लड़की को घर के बाहर पढ़ने की बारी आती है तो क्या डिबेट होती है। अब तो उच्च शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले तो उच्च शिक्षा 10वीं तक ही पढ़ाते थे। जैसे मेरी सिस्टर, हम 3 भाइयों में हमारी सिस्टर सबसे बड़ी है ना। तो घर पे यदि कोई आर्थिक परिस्थिति आई, मान लो एक दफ़े घर में किसी तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है जो सपोर्ट नहीं करती, समझ रहे हैं, सपोर्ट नहीं करती, तो आप किसको प्रश्रय देंगे पढ़ाने को? लड़का भी उसी उम्र में है, लड़की भी उसी उम्र में है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि लड़के को पढ़ा देते हैं, लड़की की पढ़ाई यहीं से रोक देते हैं? समझ रहे हो भाई बात को? ये मानक बने क्यों? और 18-19 साल में उसकी शादी करते हैं, भेजते हैं कहीं और। ये मानक है। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में आपको एक सोशल चेंज दिख भी रहा है। लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, लोगों के वैल्यू दोनों स्तरों पे समझ रहे हैं, बदल रहे हैं, वो जान भी रहे हैं और अनुपालन भी कर रहे हैं। अब लोग अपनी बच्चियों की शादी 30-30 साल तक नहीं करते हैं, जब तक उन्हें नहीं लग जाता है कि बच्चियां जो है अपने पैरों में नहीं खड़ी हो गई। या देखो, महिला सशक्तिकरण करने का सबसे अच्छा रास्ता यदि कोई हो सकता है मेरे नज़रों में, वो है आर्थिक सशक्तिकरण कर देना। सिर्फ पुरुष का आर्थिक सशक्तिकरण है, इसलिए घर में उसकी सुनी जाती है। पुरुष कमा के लाता है, सबका पेट भरता है। यदि महिला के हाथ में धन आ जाए, महिला को क्या करता है, आप अपने घर पे ही देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल बहुत क्लियर मिल जाएगा कि आपकी माँ आपके पिता से मांगती होंगी, पिता पैसे देते होंगे तो आपकी माँ उसी से घर चलाती होंगी। यदि यही बात उल्टा हो जाती तो पिता मांगते यदि माँ से, तो क्या होता? फिर हर एक निर्णय लेने में, अभी आप लोग हो सकता है कि डिपेंडेंट नहीं हो, अभी माता पिता की जिम्मेदारी भी है कि आप लोगों को पढ़ाए, इसीलिए बड़ा किया गया है। कल के दिन आप डिपेंडेंट हो जाओगे, देख लेना आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगी। तो यदि महिला सशक्तिकरण करना है तो इसका एकमात्र तरीका हो सकता है आर्थिक सशक्तिकरण कर देना उनका।
जैसे पैसा हाथ में आ जाएगा, उनका डिसीजन मेकिंग, उनकी हर जगह पार्टिसिपेशन, खुद से वो एक आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, मांगते हुए अच्छा लगता है आप लोगों को? नहीं लगता ना। कभी भी किसी से कुछ भी मांगना पड़ेगा आपको, एक बार हिचकिचाहट होती है, हमारा एक ह्यूमन वैल्यू होता है। देते हुए आपको अच्छा लगता है हमेशा। जब आप देने की बारी है, जब कल के दिन पिताजी को पैसा देने की बारी आएगी, आपको प्राउड फील होगा। अभी मांगने की बारी आई, जबकि आपका अधिकार है, आपका हक है उनकी संपत्ति में, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यू होता है। देने में हमारे मानवीय स्वभाव को, हमारे नैतिक चरित्र उसको, क्योंकि देना क्या होता है? एक अच्छा गुण है। देने की मनसा, देने की लालसा, मांगने की लालसा, मांगने की मनसा एक ऐसा गुण है, समझ रहे हैं? ये वैल्यू सिस्टम आपके ब्रेन पे काम कर रहा है। हमेशा जब भी आप किसी से कुछ भी मांगने जाएंगे, वैसे ही आपको थोड़ा सा क्या होगा, अपने आप में हेजिटेशन फील होगी। मानसिक तौर पे आपको लगेगा कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं क्या। महीने की वो एक तारीख आती होगी ना, जिस तारीख में आप एटीएम जाते हैं, है ना, एटीएम जाके पैसे निकालते हैं। जैसे ही पैसे निकलते हैं, लगता है पिताजी के चरण कहाँ हैं, एटीएम के ही उसी चरणों में गिर जाएं, उसी के चरण में कि अरे कहाँ है पिताजी। फिर 15-20 दिन पिताजी याद नहीं आते, फिर अंतिम के जो 5 दिन आते, फिर पिताजी याद आते हैं, हाल चाल लेना, पूछना कैसे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे समाज में आप देखेंगे एक समय ऐसा आता है कि पुत्र ही, बहुत सारे लोगों के आप एग्जाम्पल अपने आसपास देखेंगे, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। क्यों? उनकी मोरल नीड्स, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति किसी और माध्यम से होने लग जाती है। एक तो फाइनेंशियली नीड, अभी कौन कौन सी नीड है जो आपके पिता आपकी पूर्ति करते हैं, जो आपकी माता आपकी पूर्ति करती है? एक आर्थिक मदद हो गई, एक ये नीड पूरी कर रही हैं। दूसरी, आपके फादर आपके लिए एक सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। घर में जो बड़ा होता है अपने से ऊपर, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, आप आराम से पढ़ रहे हो, पिता का ऊपर साया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो एक सपोर्ट ये हो गया आपका, मोरल सपोर्ट है। तीसरा क्या है? माता पिता हैं, घर के पालन पोषण भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, कुछ करने की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, है ना। कल के दिन ये नीड्स किसी दूसरे माध्यम से आपकी पूरी होने लग जाए, मान लो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए आप, ठीक, विवाह हो गया तो ख्याल रखने वाला कोई और आ गया आपका, तो नीड्स चेंज हो गई आपकी, और वो जो माता पिता थे वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि आपकी अब वो नीड्स पूरी नहीं कर सकते, आत्मनिर्भरता खत्म हो गई आपकी उनसे। तो आप क्या करते हैं, या हमारा समाज क्या करता है, धीरे धीरे उनको इग्नोर करने लग जाता है। और एक समय ऐसे आता है कि माता पिता का ख्याल भी नहीं आता, आपको महीनों बीत जाएंगे लेकिन आप उन्हें फ़ोन कॉल नहीं करते, फ़ोन कॉल नहीं करते, किस अवस्था में हैं, या घर में भी जाते हैं तो घर में एक तरफ वो पड़े ही रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 घंटे भी उनको निकाल के बैठ के दे नहीं सकते उनकी सेवा को लेकर के। क्या होता है, आपकी नीड्स, सारा कुछ आवश्यकता पे निर्भर है, आपकी नीड्स पूरा करने वाले माध्यम बदल गए हैं। अभी आपकी नीड्स करने वाले माध्यम सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, कल के दिन आपका बच्चा होगा वो भी यही करेगा, जबकि ये क्या है, कर्तव्य विमुखता है। आपको क्यों पाल पोस रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है आपसे, क्या स्वार्थ है बताइए? उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है। ये तो आप सोच रहे हो मस्तिष्क के तौर पे, वो अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व हो आप, उनकी जिम्मेदारी हो आप, ताकि आपको एक, वो चाह रहे हैं कि आप आने वाले समय में इतने काबिल हो जाओ, इतने काबिल हो जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जब उस स्थिति पे आप आते हो तो फिर आप उनको छोड़ देते हो जिन्होंने आपको पूरा सपोर्ट दिया हो। तो हमारे समाज में समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी नीड चेंज होंगी, आवश्यकताएं चेंज होगी, यही चीज़ मित्रता के साथ भी होती है। मित्रता में क्या होता है, मित्र तभी तक मित्र आपका रहेगा जब तक आप उसकी नीड पूरी कर रहे हो। आप ईमानदारी से सोचना, समझ रहे हो? विदाउट नीड ना तो आप किसी के मित्र बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बहुत अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगने का मतलब ये है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है, तो उसे मित्र क्यों बनाना चाहते हो आप? कोई बहुत कपटी है, कोई नीड है आपकी उससे जुड़ा हुआ है, स्वार्थ, बिना स्वार्थ के दुनिया नहीं चल रही है, सब एक दूसरे से किसी ना किसी नीड की पूर्ति को लेकर चल रहे हैं।
समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? लेकिन मोरालिटी क्या कहती है? मोरालिटी कहती है कि आपको चीजों के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए। कृतज्ञ समझते हैं? कृतज्ञता का भाव। यदि मैंने आपको कुछ दिया तो आपकी फिर जिम्मेदारी कि आप उसे वापस भी करें समय के साथ। तो यदि माता पिता ने आपको प्यार दिया, दुलार दिया, आर्थिक तौर पे सशक्त किया, पढ़ाया, एबल बनाया, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? समय आने पर उसे वापस करके जाना। जो हमारे 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें से वानप्रस्थ जो आश्रम आप कहे लौटाने का ही आश्रम था। लौटाने का आश्रम समझ रहे हैं? जो आपने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में ग्रहण किया, ब्रह्मचर्य में आपने जो शिक्षा, विद्या, जो ज्ञान अर्जित किया, गृहस्थ आश्रम में जो आपने धन, दौलत, ऐश्वर्य अर्जित किया, उसे अब ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रम में आपको समाज को वापस लौटाना है, आपको उसे देना है। समझ रहे हैं? और संन्यास आश्रम जो था आपके स्वार्थ का आश्रम था, आपको व्यक्तिगत तौर पर इतना कार्य करना है कि आप मोक्ष की प्राप्ति पा लें, अपने आप को जान जाएं, इस बवंडर से निकल जाएं। संन्यास आश्रम इसके लिए बनाया गया था। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जिस समाज ने आपको कुछ दिया है उसको वापस करना है। यदि सिविल सेवा आपको इतनी प्रतिष्ठा देगा, आपको गौरव देगा, आपकी स्टेटस देगा, आपको धन दौलत सब कुछ देगा, तो आपकी जिम्मेदारी फिर क्या बनती है? जिस कर्तव्य के लिए आपको बैठाया गया उसे आप वापस करें, लौटाएं, दें। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। नेताओं के साथ यही होता है। जो जनता उन्हें सब कुछ देती है, उस पद पे बैठाती है, वो समय के साथ क्या करते हैं? उस चीज़ को भूल जाते हैं। कृतज्ञता का अभाव है उनके अंदर, एक वैल्यू नहीं है, कृतज्ञता का अभाव है ना। चलिए अभी आगे धीरे धीरे हम चीज़ों को और समझते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो मूल्य होते हैं आपके सोच के माध्यम से, आपके कार्यों के माध्यम से क्या होती है? इनकी अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मूल्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, वही जैसे मैंने शुभ को बांटा था, ठीक है। तो मूल्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है मूल्य साधन मूल्य, पहला मूल्य है साधन मूल्य, साधन मूल्य। दूसरा मूल्य है आपका साध्य मूल्य, साध्य मूल्य। यही आपका अंतिम लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य होता है। इसी मूल्य की प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा की जाती है। यही प्रशंसनीय होता है, इसी की वैल्यू होती है, यही मूल्यवान होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साधन मूल्य और साध्य मूल्य, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य। अगली हेडिंग डालिए, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य। लिखिए, साधन मूल्य वे हैं जो उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। साधन मूल्य वे हैं जो उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। साधन मूल्य वे हैं जो उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए। आपका जैसे एक मूल्य है या अंतिम लक्ष्य है स्वास्थ्य की प्राप्ति, कहते हैं सबसे बड़ा आपका जो आपके पास कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी, जो सबसे बड़ी संपत्ति होगी, क्या होगी? आपकी वेल्थ होगी, स्वास्थ्य। तो ये हो गया आपका लक्ष्य, ये आपका है साध्य मूल्य, है ना। व्यक्ति स्वस्थ, कहते हैं ना, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप हेल्दी रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों से 3-4 चीज़ें पूछूं कि आपका इस समय, इस दौरान आपके क्या प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए, 3-4 विकल्प दे रहा हूँ, बताना क्या प्रायोरिटी में होगा। मेहनत के साथ पढ़ना, मेहनत के साथ पढ़ना, ठीक, पहली प्रायोरिटी। दूसरा, एक सकारात्मक मस्तिष्क,
मस्तिष्क, अच्छा भोजन करना, सभी पर सामंजस्य बनाकर रखना। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छा माइंडसेट, ये आपका गोल होना चाहिए। चाहे एक खिलाड़ी हो, एक क्रिकेटर हो। मैं विराट कोहली को सुन रहा था तो उससे किसी ने पूछा कि आपका गोल क्या होना चाहिए, क्या हमेशा फिटनेस बना के रखना चाहिए? जब तक आपका अच्छा माइंडसेट नहीं होगा कैसे फिट रहोगे आप? ना तो मेहनत के साथ पढ़ पाओगे, भोजन भी करोगे तो किसी मतलब का नहीं रहेगा। वो सब कुछ है आपके अपने विचार जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, इनको संतुलित रख पाना, एक अच्छा माइंडसेट लेके चल पाना, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चल पाना, समझ रहे हैं, जो आपको सब कुछ करने की ओर प्रेरित करते हैं। एक समय आता है कि हमारा दिमाग खराब होता सब कुछ है, लेकिन दिमागी तौर पे हम इतने विकलांग हो जाते हैं कि फिर कुछ समझ में नहीं आता। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, उस व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन अच्छा माइंडसेट का अभाव हो गया, उसने जीवन ही खत्म कर दिया। हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी, आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, एक विकलांग व्यक्ति जो रोड के किनारे डेली मांगता है, उसके पास सिर्फ अच्छा माइंडसेट होता है, इसलिए वो जिंदा है। नहीं तो कब खत्म हो जाता? क्या है उसके पास? डेली मांग के खाना, भगवान ने अंग भी छीन लिए हैं, डेली घिसल के कीड़ों, लेकिन माइंडसेट अच्छा है उसका। समझ रहे मेरी बात को? आपको हमेशा तो एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए इसका साधक क्या होगा बताइए? आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसका साधक क्या होगा? साधक मूल्य क्या होगा? ये तो आपका टारगेट हो गया। चिंता नहीं होनी चाहिए। कैसे चिंता जाएगी? चिंता एक ही तरीके से जा सकती है, बुद्ध की अवस्था। महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उनको ज्ञान में क्या पता चला था? उन्हें पता चला कि हमारे दुख का कारण क्या है? दुख। पहले तो उन्हें पता कि जीवन में दुख होता है, हमारी सभी समस्याओं की जड़ क्या है? दुख। फिर दुख का कारण उन्होंने खोजा। दुख का कारण उन्होंने कहा तृष्णा, इच्छाएं। जैसे अब आपके दुख का कारण क्या है? इच्छा है आपके अंदर। किस चीज़ की? सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा खत्म कर दीजिए, दुख खत्म, तैयारी खत्म, सब खत्म, आप ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। किस तरफ भाग रहे हैं? महात्मा बुद्धा के 4 सिद्धांत, 4 आर्य सत्य उन्होंने बोले कि हर मनुष्य की समस्या का जड़ दुख है, और दुख कारण होने का कारण क्या है? तृष्णा। उसी की पूर्ति में आप पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। जब एक तृष्णा की पूर्ति होगी फिर दूसरी तृष्णा आपकी पैदा होगी। जब एक बार आप सिविल सेवा में जाएंगे फिर दूसरी तृष्णा आपकी आ जाएगी। तो इसका साधक मूल्य क्या है? एक संतुलित भोजन। आप संतुलित भोजन करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि ये बिगड़ेगा तो, है ना, गरिमापूर्ण जीवन। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों के साथ क्या है, भोजन ना हो आपके साथ तो यहाँ पढ़ पाते? आपके लक्ष्य की पूर्ति में भोजन सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा? वस्त्र सहायता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मकान सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ रहे हैं बात को? ये सब कर रहा है। जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, वो इन लक्ष्यों के लिए थोड़ा सा उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता। तो जो साध्य मूल्य होते हैं, साधक मूल्य इनकी पूर्ति में सहायता करते हैं, इनकी खुद की कोई कीमत नहीं होती है। लिखिए इस बात को, लिखिए। साधक मूल्य वे मूल्य हैं जो उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। साधक मूल्य वे मूल्य हैं जो उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, जैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, वस्त्र, मकान, आवश्यक वस्तुएं आदि। क्योंकि यह जीवन रक्षा या जीवन वृद्धि में सहायक होती हैं। क्योंकि यह जीवन रक्षा एवं जीवन वृद्धि में सहायक होती है। एक व्यक्ति है जो हमेशा बीमारी बना रहता है, वो क्या पढ़ेगा?
बताइए उसका मन लगेगा पढ़ाई में? नहीं लगेगा। यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तो खूब अच्छे से पढ़ पाओगे, खूब खुश रहोगे, समय से अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाओगे। इन्हीं चीज़ों में यदि आप उधेड़-बुन में लगे रहोगे तो किसी चीज़ की भी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। समझ रहे? मेरी बातें समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो बता नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, इजी है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जबकि साध्य मूल्य स्वयं मूल्यवान होते हैं। जबकि साध्य मूल्य स्वयं मूल्यवान होते हैं, स्वयं मूल्यवान होते हैं। वे किसी लक्ष्य प्राप्ति के साधन नहीं माने जाते। वे किसी लक्ष्य प्राप्ति के साधन नहीं माने जाते। लक्ष्य प्राप्ति के साधन नहीं माने जाते। साधन मूल्य, साधक मूल्य या साधन मूल्य अपने परिणामों के कारण मूल्यवान होता है। साधन मूल्य अपने परिणामों के कारण मूल्यवान होता है। साधक मूल्य या साधन मूल्य अपने परिणामों के कारण मूल्यवान होता है। इस बात को समझ रहे हैं? यदि इसका परिणाम अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता तो क्या इसकी वैल्यू होती है ना? तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो इसकी वैल्यू है। समझ रहे हैं? लक्ष्मीकांत की किताब की वैल्यू आपके लिए क्या है बताइए? वो साधक मूल्य आएगा कि साध्य मूल्य में आएगा? क्रॉनिकल की बुक आपके लिए मूल्यवान क्यों है? ये क्लास आपके लिए मूल्यवान क्यों है? क्योंकि ये साधक मूल्य है, साधन मूल्य है। साध्य मूल्य है आपकी परीक्षा में आपका परिणाम। समझ रहे हैं बात को? यदि ये करेंगे आप तो फिर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। जो गुरु होता है वो आपका साधक मूल्य होता है और जो आप होते हैं आप साध्य मूल्य होते हैं। गुरु के लिए आप साध्य होते हैं, गुरु आपका साधन होता है, एक माध्यम होता है, वो कहीं आपको ले जाता है। समझ रहे हैं? विराट कोहली को आप देख रहे हैं तो उसके पीछे का साधन कौन है? उसका कोच, जिसने उसे सिखाया, जिसने उसे धीरे 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 लेकर के गया। तो ये साधन समय के साथ बदलते भी रहते हैं, है ना? तो मेन होता है आपका गोल, आपका रिजल्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया आपका मूल्य को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया। अभी दो नहीं, इसकी बहुत कैटेगरी बांटेंगे, कैटेगरी है। एक होता है मूल्य संकट। कई बार होता है कि हम संकट में आ जाते हैं, क्राइसिस ऑफ वैल्यू। ये क्या है? हेडिंग डाल लीजिए, मूल्य संकट। मूल्य संकट लिखिए, ये क्या है पहले एक बार लिख लीजिए, स्पष्ट करते हैं इसको। इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी का एक वक्तव्य है, उसी वक्तव्य को आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिखिए, हम जानते हैं कि सही क्या है। हम जानते हैं कि सही क्या है। हम उसकी सराहना भी करते हैं। हम उसकी सराहना भी करते हैं, परंतु उसे अपनाते नहीं हैं। परंतु उसे अपनाते नहीं हैं। परंतु उसे अपनाते नहीं हैं। हम जानते हैं कि बुरा क्या है। हम जानते हैं कि बुरा क्या है। हम उसकी निंदा भी करते हैं। हम उसकी निंदा भी करते हैं। बुराई को जानते भी हो और बुराई की निंदा भी करते हो आप। हम उसकी निंदा भी करते हैं। हम उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन उसी के पीछे भागते हैं।
तो आपका जीवन कैसा बन जाता है? जानते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आपका जीवन मूल्य संकट की स्थिति में आ जाता है। अब मूल्य संकट की परिभाषा लिख लो, आगे इसमें लिख लेना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किनका कथन है ये? कथन लिख देना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नीचे उनका कथन है ये, उन्होंने ये बात कही है, तो इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये कथन उनका दे सकते हैं। अब मूल्य संकट की परिभाषा लिख लो। मूल्य संकट की परिभाषा क्या है? लिखिए, ज्ञान होते हुए भी मूल्य संकट की परिभाषा है, ज्ञान होते हुए भी उचित कर्मों का पालन ना करना। ज्ञान होते हुए भी उचित कर्मों का पालन नहीं करना और अनुचित कर्मों को अपनाना। अनुचित कर्मों को अपनाना, अनुचित कर्मों को अपनाना। मूल्य संकट की स्थिति को दर्शाता है। मूल्य संकट की स्थिति को दर्शाता है। मूल्य संकट की स्थिति को दर्शाता है। इस शब्द से बड़ा आप लोग जूझते रहते हो, अंतरात्मा। ये है तो हम जिंदा हैं, ये ना होगी तो हम ना रहेंगे। तो लिखो, अगली हेडिंग में डालो, अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा सुनाई देती है आवाज़ कि नहीं सुनाई देती है आपके अंदर? अंतरात्मा है आपके अंदर कि नहीं है? परिभाषित करो, कुछ बोलो इसके बारे में। कोई भी काम करने से पहले हमें आभास होता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो क्या अंतरात्मा को उस काम का परिणाम पता होता है, रिजल्ट पता होता है? इतना टाइम होता है उसके पास? वो किसी भी काम के परिणाम का मूल्यांकन किए बिना आपको बता देती है। उसने अभी रिजल्ट तक नहीं आपको भेजा, आपको रिजल्ट तक जाने ही नहीं दिया। इसके बावजूद बिना किसी कार्य के मूल्यांकन के, उसके परिणाम को जाने बिना जो अच्छा बता दे, वो अंतरात्मा होती है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? मतलब वो तो अभी रिजल्ट तक गई नहीं, आप उसे रिजल्ट तक ले ही नहीं जा पाए, उससे पहले ही उसने आपके सही गलत का निर्धारण कर दिया। वो है अंतरात्मा। तो हमारे शरीर के अंदर एक अमूर्त शक्ति बैठी हुई है और वो अमूर्त शक्ति हमें दिशा निर्देशित करती है। किसके लिए? सही के लिए, नैतिक कार्यों के पालन के लिए। अनुचित करने से मना करती है। समझ रहे हैं? बिना किसी कार्य के परिणाम को जाने हुए। समझिए कितनी बड़ी पावर है जो हमारे अंदर ही बैठी हुई है। हम उसका दिन प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं, उसकी हर बात को नकारते हैं। उल्लंघन ही नहीं, हर बार उसे मना करते हैं। तू जो बोल रही मूर्ख बैठा है, कोई मूर्ख बैठा है, अंदर से मूर्ख की आवाज़ आ रही है, यही तो करते हो। समझिए, आपका गुरु कहते हैं ना, कस्तूरी नभ में ही होती है। जो मृग होता है, कस्तूरी मृग होता है, उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो ढूंढता कहाँ रहता है? उसकी खुशबू आती है तो उसको लगता है आसपास कहीं वन पे होगी, भागता रहता है। तो सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन अब आप कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? बाहर, है ना? तो अंतरात्मा के बारे में कुछ लिख लीजिए। क्या है? शरीर की वह आंतरिक अमूर्त सत्ता जिसे भले बुरे का ठीक और स्पष्ट ज्ञान होता है। आसान भाषा में यही है, ठीक है? पहले इसे लिख लो। अंतरात्मा का मतलब क्या है? शरीर की वह आंतरिक अमूर्त, समझ रहे हैं? जिसे जो दिखाई ना दे, जिसकी मूर्ति ना हो, है ना? शरीर की वह आंतरिक अमूर्त सत्ता जिसे भले बुरे का ठीक और स्पष्ट ज्ञान होता है। इसको एक दूसरा नाम दे दें क्या अंतरात्मा को? आंतरिक नैतिक शक्ति। लिख लीजिए, पहले ये लिखा, फिर अब आगे दूसरी परिभाषा आगे लिखवाऊंगा, इसके बारे में लिखिए। लिख लिया? ये हो गया? समझ में आ रहा है ना मेरी बात?
आसान हो गया, अंतरात्मा बता दोगे कौन है? स्पष्ट है। शरीर के अंदर एक आंतरिक अमूर्त सत्ता जिसे सही और गलत, उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। ठीक, अब अगली लाइन पे लिखिए, अभी बहुत सब क्लियर हो जाएगा। लिखिए, अंतःकरण मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति होती है, यह आपकी एक आंतरिक पावर है, आंतरिक नैतिक शक्ति होती है। आगे लिखिए, अंतःकरण, इसे अंतःकरण भी बोलते हैं, अंतरात्मा, अंतःकरण की आवाज। अंतःकरण मनुष्य की वह आंतरिक नैतिक शक्ति होती है जो सही और गलत का साक्षात ज्ञान परिणाम पर, जो सही और गलत का साक्षात ज्ञान परिणाम पर, साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए बिना ही प्रदान करती है। साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किए बिना ही। राजीव मल्होत्रा हैं आपके लाइव ऑफलाइन बैच से, ये कह रहे हैं सर अपराधियों की अंतरात्मा होती है क्या? सब में होती है, सब में होती है अंतरात्मा, किस में नहीं होती है? किसके अंदर से आवाज़, ऐसा थोड़ा ना उसके अंदर से आवाज़ ही नहीं आती। अच्छा, रह गया, कहाँ पे है? हाँ, विचार किए बिना ही प्रदान करती है। सबके अंदर अंतरात्मा होती है, सबको सही गलत का ज्ञान वो समय के साथ देती रहती है, लेकिन हम उसका उल्लंघन करते हैं, और जितनी बार उल्लंघन करते हैं उतनी बार आप अपराधी बनते चले जाते हैं। आप स्वयं अपराधी हैं, आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। कितनी बार आप उल्लंघन, दिन में हर बार वो जैसे ही कोई काम करने जाते हैं वो मना करती है करने के लिए। रात को जो आपका अलार्म सेट कराती है वो आपकी अंतरात्मा होती है, और सुबह जो उसका उल्लंघन करता है वो आपका संवेग होते हैं, निंदा का संवेग, निद्रा लगी, निद्रा का संवेग होता है। समझ रहे हो बात को? तो डेली फिर अंतरात्मा के साथ आप लोग डेली अपराध करके आते हो 5 मिनट, और वो रात को, लेकिन वो 5 मिनट नहीं करने देती, रात को एग्जैक्ट टाइम पे लगवाएगी, 5:30 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे। और इसके बाद देखो एक चीज़ और बताऊं, ये कब पता चलता है कि अंतरात्मा ने काम कराया? जो कार्य अंतरात्मा कराएगी, बताएगी आपको, कराएगी नहीं, जो कार्य वो सही या गलत, उचित या अनुचित यदि वो बताएगी, और यदि आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपके अंदर स्वयं के प्रति एक गिल्ट की भावना होगी, अपराध करने की भावना होगी। जब किसी कार्य को करने से अपराध की भावना का जन्म हो, यानी कि अंतरात्मा की आवाज का उल्लंघन है वो। तो अब आपको जब ये आता हो बार बार, अंतरात्मा की आवाज आपको रोकती रहती है हर बार, वो नहीं चाहती कि आप, एक होता ना कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, जैसे वो डेली कहती है कि तुझे घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रख। शरीर क्या आपके लिए? ये क्या है? एक ये मंदिर है। क्या है? मंदिर है। मंदिर का क्या करते हैं आप लोग? मंदिर में देवता निवास करते हैं ना, तो आपके अंदर अंतरात्मा निवास करती है, वही आपके लिए देवता है, वही आपके लिए ईश्वर है, वही आपको सही गलत का मार्ग बताती है। तो वो हमेशा कहती है कि अपने मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए तुम्हें। आप क्या करते हो? उसे बुरे विचारों से, कुत्सित विचारों से उसे दिन प्रतिदिन गंदा करते रहते हो। ईर्ष्या, लोभ, कर्तव्य विमुखता, अपने काम के प्रति आपकी जो, तो आप वो अंतरात्मा बार बार आपके शरीर को, आपके मंदिर को स्वस्थ करने की बात करती है, स्वच्छ धोने की बात करती है, पवित्रता की बात करती है, और आप समय के साथ साथ अपवित्र होते चले जाते हैं। धोखा, अपने साथ धोखा दे रहे होंगे, अपने माता पिता को धोखा दे रहे होंगे, धीरे धीरे वो प्रवृत्ति कहाँ तक जाएगी आपकी? जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं स्कूल बंक करते हैं, घर से क्या बता के आए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाहर कहीं और निकल गए, पार्कों में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मूवी देखने चले गए, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आप लोग घर से बाहर बैठे हो, माता पिता को क्या लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, पढ़ रहा होगा, अब यहाँ पे आप कुछ और गतिविधियाँ करने चालू कर दो। बहुत सारी गतिविधियाँ हो सकती हैं, आप हो सकता है प्रेम प्रसंग में फंस जाओ, उम्र ऐसी, अवस्था ऐसी है। फिर धीरे धीरे घर वालों का जो पैसा आ रहा है उधर भेज रहे हो, क्योंकि वो प्रेम प्रसंग 2-3 चीज़ों से, कुछ नीड्स हैं जो आप पूरा करोगे तभी आपसे प्रेम प्रसंग चालू हुआ है। जैसे उन नीड्स को पूरा करना खत्म कर दो, जैसे कि आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए प्रॉपर, लेकिन घर वालों को क्या लग रहा है? तो आप किसको धोखा दे रहे हो? घर वालों को और खुद को।
हमेशा समझिए, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं सबसे पहले अपने आप के लिए धोखा देते हैं। अब धोखा क्या होता है इसे भी आगे मैं समझाऊंगा कि धोखा क्या है। धोखा का एक सिद्धांत भी है, ठीक है, आगे उसे भी डिस्कस करेंगे। तो समझिए बात को, अंतरात्मा की आवाज़ का उल्लंघन आपको अपराध बोध करवाता है। आपको लगेगा कि आपने अपराध कर दिया, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं अपने घर, पीठ पीछे कोई भी गलत काम करिए। अब एक कहानी आपको सुनाता हूँ, अंतरात्मा आपको समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति था, उसने अपने 4 बच्चे बुलाए और उन्होंने कहा कि देखो, वो चेक करना चाहता था कि किसकी अंतरात्मा कितनी प्रबल है ना। तो एक व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे बोला कि एक एक सबको कबूतर दिया, हो सकता है कहानी आपने सुनी हो, और उन सबको बोला कि इसको ऐसी जगह मारना है जहाँ पे कोई देख ना रहा हो। 4 बच्चों को बुलाया और 4 बच्चों को बुलाकर सबको एक एक कबूतर दिया और उसे बोला कि ऐसी जगह मार के लाना है जहाँ पे कोई देख ना रहा हो। यदि आप ये काम करके लाओगे तो उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, पुरस्कृत करूँगा, है ना। अपनी संपत्ति का इतना हिस्सा मैं आपको दूंगा। मेरा सबसे योग्य पुत्र वही होगा जो ये काम करके ला पाएगा। तो एक बच्चा गया, उसको एक एकांत दिखा, वहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया। दूसरा गया, उसे भी एक एकांत मिला, वहाँ उसने ख़त्म कर दिया। तीसरा भी गया, उसको भी एकांत मिला, उसने भी ख़त्म कर दिया। एक बच्चा था जो कबूतर को जिंदा लेकर के आ गया, वो नहीं मार पाया। तो जब उसने पूछा, तीनों ने देखा, बड़े हंसे कि तुझे कहीं एकांत ही नहीं मिला? बोला कहीं नहीं मिला। तो जब पिता के सामने पहुँचे तो पिता ने पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, तेरा क्यों बच गया? तो उसने कहा कि मेरी अंतरात्मा मुझे हर जगह देख रही थी, वो कभी मुझे एकांत का अनुभव ही नहीं हुआ कहीं पर भी, और अंततोगत्वा वो सफल हो गया। तो आपकी अंतरात्मा जब भी कोई काम कर रहे होते हो, जब भी कोई अपराध आप कर रहे होते हो, आपकी अंतरात्मा आपके साथ होती है। अब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, खूब अच्छे से जानते हो, है ना। आप क्या करते हो, देखते हो कोई नहीं है, कबूतर काट देते हो, कर रहे हो, यही काम कर रहे हो, है ना। लोग नशा कर रहे हैं, लोग माता पिता से छुप के, तो आपकी अंतरात्मा से थोड़ा ना छुप पाओगे आप, सबसे छुप लो। माता पिता कितने दिन के साथी हैं आपके जीवन में, ये बताइए, कितने दिन के साथी हैं? कोई भी अपराध करोगे उसका रिजल्टेंट माता पिता को थोड़ा ना भुगतना है, आप भुगतोगे। आप किसके लिए कुछ भी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। जब तक आप कुछ नहीं होगे तब तक आप सामने वालों को कुछ दे ही नहीं सकते हो। आपको लग रहा हो कि आप अपने माता ब्रह्म में हो, आप अपने देश के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। पहले आप तो कैपेबल बनो देने के लिए। जब आपके अंदर कुछ होगा तभी तो दे पाओगे। खाली हाथ कौन कुछ दे देता है? दूसरे की मदद करने की चाह रखते हो तो पहले आपके पास उतना होना चाहिए ना कि आप मदद कर पाओ, तभी तो मदद कर पाओगे। अभी आप खुद मांगने वाले हो, तो पहले क्या होता है, कैपेसिटी बिल्डअप करना होता है। और तभी कैपेसिटी बिल्डअप होती है जब आपकी अंतरात्मा शुद्ध होती है, नैतिक होती है, तब आप जाकर किसी को। गांधी जी के पास एक पिता अपने पुत्र को लेकर के आए, महात्मा गांधी। एक प्रसंग है और सत्य के प्रयोग में एक प्रसंग लिखा हुआ है। किस लिए लाए? उनका पुत्र गुड़ बहुत खाता था, तो उनको लगा कि मेरी बातें मानता नहीं, इसके दांतों में कीड़े लग गए हैं, बड़ा परेशान है ना। तो उसके पिता को लगा कि शायद महात्मा गांधी की बातें मान ले, एक ही व्यक्ति है जो इसको शायद सही कर पाए। तो महात्मा गांधी के पास लेकर के आए और आने के बाद गांधी जी से कहा कि ये मेरा बेटा है, ये बहुत गुड़ खाता है, आप इसको कुछ कहिए कि ये कम से कम बंद कर दे, इसके दांत देखिए पूरे दांत काले हो गए। तो गांधी ने कहा कि आप 15 दिन बाद आइएगा। अब चूँकि गांधी स्वयं गुड़ खाते थे तो वो क्यों किसी को सलाह देंगे भाई तुम्हें गुड़ नहीं खाना चाहिए। गांधी ने 15 दिन तक गुड़ का सेवन बंद किया। पहले जब आप कोई कार्य की शिक्षा दे रहे होते हो, उपदेश दे रहे होते हो, तो पहले आपको वो काम खुद नहीं करना चाहिए, तब आप उसकी शिक्षा देने के योग्य हो। गांधी ने कहा, जब 15 दिन बाद फिर उसके पिता उस पुत्र को लेकर के आए तो गांधी ने सिर्फ एक ही बात कहा कि बेटा कल से गुड़ मत खाना। उसके पिता ने कहा कि 15 दिन पहले यही बात बोल देते। बोले 15 दिन पहले मैं खूब खा रहा था, पहले मैंने बंद किया फिर मैंने इसको सलाह दी। ये होता है साधन और साध्य की पवित्रता पर बल।
सत्य के प्रयोग, शब्द लिखा हुआ है ना, सत्य के प्रयोग, उन्होंने सत्य का प्रयोग किया। असत्य वचन हो जाता है ना वो। आप खुद कोई कार्य करो और दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो। माता पिता आमतौर पे यही करते हैं, जीवन भर में असफल हो जाते हैं, कई बार पुत्र के ऊपर दबाव डालते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं। आजकल देखिए बड़ी विडंबना है, माता पिता को अपने पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, बल्कि पड़ोसी के पुत्र के ऊपर विश्वास है। कोई पड़ोसी का लड़का आके बोले आपके माता पिता मैं IAS की तैयारी कर, अरे वाह क्या बात है बेटा, बड़ी परिश्रम, ये वो बहुत खुश हो। आप जाके कहिए तो करके दिखाना, जब कर लोगे तो फिर मेरे पास आना, है ना। तो ये विडंबनाएं हैं समय के साथ चीज़ें। तो वैल्यू सिस्टम इन चीज़ों को ध्यान देखता है। अंतरात्मा आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आप इसे धोखा नहीं दोगे आप सफल रहोगे, इसे धोखा देना चालू करोगे, समय के साथ आपका एक पतन करना चालू करेगी, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देगी, आपके अंदर एक खोखलापन भर देगी। समझ रहे बात को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो परिभाषा लिख ली आपने अंतरात्मा की, कहाँ पे हैं? प्रदान करती है। यह व्यक्ति को नैतिक पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह व्यक्ति को नैतिक पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन? अंतरात्मा। आगे नेक्स्ट, कर्तव्य पालन पर बल देती है। विकट परिस्थितियों में सही रास्ते का मार्गदर्शन करती है। विकट परिस्थितियों में सही रास्ते का मार्गदर्शन करती है। महात्मा गांधी के मतानुसार अंतःकरण ईश्वर का अंश है। अंतःकरण ईश्वर का अंश है। अंतःकरण ईश्वर का अंश है। ऐसी स्थिति में वह ईश्वरीय गुणों अंतःकरण ईश्वर का अंश है। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई भी आपको कथन बोला जाए तो आप इसे डबल इन्वर्टर कामे में ही बंद करेंगे। ऐसी स्थिति में वह ईश्वरीय गुणों जैसे दया, करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य आदि से युक्त होता है। ईश्वरीय गुणों जैसे दया, करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य ऐसे गुणों से युक्त होता है। ऐसी स्थिति में यदि हम अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार निर्णय लेते हैं, ऐसी स्थिति में यदि हम अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं, अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं, तो फिर वह उचित होता है। तो फिर वह उचित होता है। तो फिर वह उचित होता है। प्रशासनिक संदर्भ में जब स्पष्ट नियम, कानून, मानक या दिशा निर्देश ना हो तो वैसी स्थिति में प्रशासक को अपनी अंतरात्मा के आवाज़ के अनुसार काम करना चाहिए। तो वैसी स्थिति में प्रशासक को अपनी अंतरात्मा के आवाज़ के अनुसार काम करना चाहिए। तो प्रशासन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे हम। समझ रहे हैं बात को? जब स्पष्ट नियम कोई ना हो आपके सामने, कोई ऐसा कानून ना दिखे,
कोई मानक ना दिखे, कोई दिशा निर्देश ना दिखे, तो ऐसे में फिर किसका सहारा लेंगे आप? हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का सहारा लेंगे। ये हम केस स्टडी में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं पे केस स्टडी जब हमें ऐसी मिलेंगी तो हम यूज करेंगे। ये हो गया आपका अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए शासन, प्रशासन और सुशासन, नैतिक शासन, है ना, इनमें क्या अंतर? तो सबसे पहले डालिए सरकार। सरकार क्या है? सबसे पहला डालिए गवर्नमेंट। बताइए, पहले आप लोग बताइए कि गवर्नमेंट क्या है। बताइए भाई, बड़ा आसान है, राज्य व्यवस्था में पहला शब्द यही आता है। अच्छा, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का समूह गवर्नमेंट कहलाता है। बताइए। सरकार पहला शब्द है आपका, दूसरा शब्द है शासन, तीसरा शब्द है सुशासन और अगला शब्द है प्रशासन। अब इसी में जा रहे हो आपको ये शब्द यूज होने चाहिए, पता होने चाहिए सरकार क्या है। लाइव ऑफलाइन बैच से बताएं कोई, सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहले इसे बताएं। कोई एक बताएं, कोई एक इनमें से। सोनी एकता जी कह रही हैं सरकार जनप्रतिनिधि है। राजीव मल्होत्रा कह रही हैं, सोनी एकता जी कह रही हैं एक मूर्त व्यवस्था है। अच्छा, कह रही हैं मूर्त व्यवस्था है जो दिखाई दे। हाँ, ऐसा राज्य व्यवस्था की किताबों में आप पढ़ते हैं कि ये दिखाई देती है। राज्य हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। राज्य दिखाई देता है आपको कहीं? राज्य ढूंढने जाएंगे तो कौन मिलेगा? ढूंढने जाओ कि राज्य ढूंढ के लाते हैं तो राज्य किसे ढूंढ के लाओगे? सरकार ढूंढने जाओगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं देती, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। सरकार एक मूर्त संस्था है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये अभी परिभाषा नहीं है। कुलदीप कुमार कह रहे हैं जो देश के सभी वर्गों का कल्याण करे। राजीव मल्होत्रा कह रहे हैं जो जन कल्याण का कार्य करती है। अश्विनी प्रजापति कह रहे हैं जो शासन चलाती है। सबके अपने अपने वक्तव्य हैं, आप भी कुछ दीजिए। हाँ, जो नीतियाँ बनाती है और उसको सही से चलाने के लिए प्रेरित करती है वो सरकार है। शासन क्या है फिर? डिफरेंस भी तो हमें एक दिखना चाहिए ना। कई ऐसा समूह जो जनता का कल्याण करे, उनमें एकता रखे। सरकार एक संगठनात्मक ढांचा है, एक संगठन है। ये संगठनात्मक ढांचा है जिसके माध्यम से शासन किया जाता है। सरकार एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है जिसके माध्यम से राष्ट्र, समाज और देश पर शासन किया जाता है। एक संगठन है ये। सरकार कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। सरकार कई अंगों का समुच्चय है। तो लिखो पहले, सरकार से तात्पर्य उस संगठनात्मक ढांचे से है। सरकार से तात्पर्य उस संगठनात्मक ढांचे से है। सरकार से तात्पर्य उस संगठनात्मक ढांचे से है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र या समाज को शासित किया जाता है। किसी राष्ट्र या समाज को शासित किया जाता है। इस रूप में सरकार से तात्पर्य शासन करने के लिए बनाया गया तंत्र के तौर पर है। जो शासन करे, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी मशीनरी जो शासन का कार्य करे। इस रूप से
सरकार से तात्पर्य शासन करने के लिए बनाया गया तंत्र। सरकार से तात्पर्य शासन करने के लिए बनाया गया तंत्र। ये क्या है? एक मशीनरी है जिसे हम बनाते हैं। व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक तंत्र बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया जो हमारे ऊपर क्या करता है? गवर्नेंस करता है। गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस करने का। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ में आया? एक ऐसा संगठन, एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसा तंत्र जो शासन करे, लेकिन ये शासन नहीं है, शासन कुछ और है। शासन करने का जो काम करे। अब शासन क्या है? फिर बात आती है भाई शासन का मतलब फिर क्या हुआ? तो ये तो समझ में आया, ये स्पष्ट हो गया। जो शासन करने के लिए बनाया गई मशीनरी है, बनाया गया तंत्र है, संगठनात्मक ढांचा है, वो क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। तो गवर्नमेंट की परिभाषा का दे पाओगे अब आने वाले समय में, है ना? अगला शब्द है आपका शासन, गवर्नेंस। ये क्या है बताओ, बताइए। सरकार द्वारा लाई गई नीतियों को जनता सही ढंग से ले जाना, पहुंचाना, नीतियों का पालन करना। नीतियाँ हैं, शासन नीतियाँ हैं। हाँ, कुछ हद तक सही हो, गलत नहीं हो। शासन सरकार क्या करेगी? शासन करेगी तो कुछ तरीकों से ही तो करेगी, कुछ तौर तरीके तो होंगे। शासन कुछ तौर तरीके ही तो हैं। आपके ऊपर शासन किसी तौर तरीकों के माध्यम से ही तो किया जा रहा है, कुछ नियमों के माध्यम से ही तो शासन किया जा रहा है। और कैसे कर रही है सरकार आपके ऊपर? बिना नियम के थोड़ा ना आपके ऊपर शासन की जा रही है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। शासन की क्या परिभाषा? लिखिए शासन की परिभाषा। शासन से तात्पर्य उन तौर तरीकों एवं प्रक्रियाओं से है। शासन से तात्पर्य उन तौर तरीकों एवं प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा नीतियों एवं कानूनों को बनाया एवं क्रियान्वित किया जाता है। शासन से तात्पर्य उन तौर तरीकों एवं प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा नीतियों एवं कानूनों को बनाया एवं क्रियान्वित किया जाता है। इस रूप में शासन तंत्र के कार्य पद्धति, इस रूप में शासन तंत्र के कार्य पद्धति या कार्य करने की विधियों को दर्शाया जाता है। कार्य करने की विधियों को दर्शाया जाता है। इस रूप में शासन तंत्र के कार्य पद्धति एवं कार्य करने की विधियों को दर्शाया जाता है। शासन सरकार का क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष है। शासन सरकार जो कार्य करती है, ये कोई काम करने के लिए बैठी है ना, आपने इसको जो कार्य करती है उसे शासन कहते हैं। सरकार का क्रियात्मक पक्ष, सरकार का आचरण क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। हाँ, शासन सरकार का अच्छा, ये जो है ना, लिखिए इसको, शासन सरकार का क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष है। अपनी भाषा में भी लिखिए, यदि जो आपको समझ में आए। जरूरी थोड़ा ना है कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। आपको जो व्यवहारिक समझ में आ जाए वो लिख सकते हैं। तो जो सरकार व्यवहार में करे वही तो शासन है। सरकार करती क्या? हमारे ऊपर शासन करती है ना? तरीकों से करती है, कुछ नियमों से करती है, कानून से करती है। उन तरीकों के आधार पे हमें चला रही है। जैसे किसानों के लिए कानून बना दिया कि अब ऐसे आप अपना फसल को बेचने का कानून, उसे रेगुलेट कर दिया। हमारे लिए बहुत सारे शिक्षा के कानून बना दिए,
है ना। नई शिक्षा नीति क्या है? एक तौर तरीका, एक कानून है। तो सरकार का काम क्या है? जो सरकार व्यवहार में करे जनता के लिए उसे शासन करे। सरकार कई प्रकार की हो सकती है, निरंकुश भी हो सकती है, तानाशाही की भी हो सकती है, लोकतंत्रात्मक भी हो सकती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी हो सकती है, राजतंत्रात्मक भी हो सकती है, हर तरीके की सरकार हो सकती है, कुलीन तंत्रात्मक भी हो सकती है, अराजकतावादी सरकार भी हो सकती है, जैसे कि ISIS यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अराजकवादी तत्वों के द्वारा शासन किया जा रहा है। सरकार कई तरीके की हो सकती है ना। उसके द्वारा कोई भी तौर तरीके बनाए जा सकते हैं। तो ये तो शासन हो गया। सुशासन ये अलग चीज है, समझ रहे हैं बात को। ये तो हो गया शासन, सरकार का व्यवहार, सरकार का क्रियाकलाप, सरकार का आचरण क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। तो अब शासन में तो कोई दिक्कत नहीं है, शासन क्लियर है। सरकार क्लियर होगी तभी शासन क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर एक चीज़ और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, सरकार एक सैद्धांतिक, ये लिख लीजिए, सरकार सैद्धांतिक या संस्थागत संस्था होती है। सरकार सैद्धांतिक या संस्थागत संस्था होती है जो एक साँचे के रूप में काम करती है, जो एक साँचे के रूप में काम करती है, जिसके अंतर्गत वेतन, भत्ते, नियुक्ति आदि की बात आती है, जिसके अंतर्गत वेतन, भत्ते, नियुक्ति आदि की बात आती है। जबकि शासन प्रतिक्रियागत पक्ष है, जबकि शासन प्रतिक्रियागत पक्ष है। एवं सरकार के द्वारा जिसे अमल में या प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या कहलाता है आपका? शासन। तो ये हो गया शासन। अब बात आती है सुशासन की। तो सुशासन आज नहीं, कल करेंगे, थोड़ा समय की समाप्ति हो रही है। कल का मतलब फ्राइडे को, अगला कल क्या आएगा? मंडे, ठीक। कल में तो बहुत कुछ आता है। कल का मतलब होता है जो निपट गया हो, जो मर गया हो, जिसका कोई समय ही ना हो। कल मतलब क्या है? लेट, जो आए ही ना, जो कभी ना आए उसे कल कहते हैं। यानी मतलब हम क्लास अब कभी नहीं करेंगे, मंडे को अब अगला जो है करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। आपको इतने जितने टर्म्स मैंने बताए समझ में आए क्लियरिटी के साथ। अब कोई यदि आप पूछे, लिखने को आ जाए तो लिख सकते हैं। जितना बताता जा रहा हूँ इतना नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई पूछ ले इथिक्स क्या है, तुरंत बताओ। यदि कोई पूछ ले सत्यनिष्ठा क्या है, तुरंत बताओ। यदि कोई पूछ ले मूल्य क्या है, तुरंत बताओ। अभिक्षमता क्या है, तुरंत बताओ। अभी रटते जाने चाहिए एक एक चीज़ क्लास के साथ साथ। जब पूरे ये वाले सेशन शुरुआती हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। अगला चरण हमारा होगा, जैसे ही हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं, अगला चरण होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ताकि मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दूँ कि हाँ मैंने यदि कुछ करवाया आपको बेनिफिट हुआ। आप 3-4 दिन में इतना एबल हो गए कि प्रश्न पत्र में आप लिखने योग्यता पा गए, तब तो कोई फ़ायदा है। तब तो आप लोग यहाँ पे आए हो, पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो बेनिफिट है, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद फिर हम लोग चालू करेंगे इथिक्स को, शुरू से टॉपिक वाइज पढ़ना, जो आपके सिलेबस में एक एक टॉपिक। जैसे पहला टॉपिक है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, तो फिर पहला टॉपिक, फिर उसे समझते हुए जाना। फिर चूंकि मैं सब समझा ही चुका हूँ शुरुआत के लेक्चरों में, तो आपको मुझे नीति शास्त्र समझाने में टाइम नहीं लगेगा। मानवीय सहसंबंध फिर छपवाना, एक तरफ से छापते चलना, ठीक। बस आप किताब करते जाओ, जो किताब है आपके पास, समझ में आता है तो भी करना है, नहीं समझ में आता तो भी करना है, क्योंकि समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। जब मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, ये किताब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, तो उस समय का इंतज़ार करना है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 3 महीने बाद किताब पढ़ना फिर तो मूर्खता होगी,
अभी साथ साथ पढ़ते जाओ, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। मेरा काम रहेगा जब मेरी क्लासेस कंप्लीट होंगी तो हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। विराज जी बेटा थोड़ा देखो जल्दबाजी मत करो। आप लोगों, आपने कल कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, एक मंतव्य करके इन्होंने कुछ पूछा था कि मंतव्य का मतलब क्या होता है। मंतव्य का मतलब होता है मानने योग्य, है ना। नाजी जर्मनी क्या होता है, अब आप ये किताबों में पढ़ रहे हो। नाजीवाद एक परिभाषा है जो नस्लीय श्रेष्ठता को बल प्रदान करती है। हिटलर के द्वारा जर्मनी में नस्लीय भेदभाव के माध्यम से एक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें जर्मनवादियों को ही, तो नाजीवाद क्या एक विचारधारा है। तो अब ये सब चीज़ों पे जल्दबाजी मत करो, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। आपको केसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी किताब में, या तो उसमें मैं समय खराब कर दूँ आपके लिए, या मैं एक बार जब पढ़ा डालूं और फिर इसके बाद आप कुछ पूछें। पहली बात तो पूछने के लिए कुछ बच ही गई नहीं, इतना गारंटी के साथ देता हूं मैं आपको, ठीक है। और यदि बच भी जाता है तो फिर इसके बाद आपको करना है। मेरे साथ चलते चलो। अब जैसे वैल्यू सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, अब आपको वैल्यू ढूंढना चाहिए, वैल्यू पढ़ लो। वैल्यू को लेकर के थोड़ा बहुत आपको समझ अब बिल्कुल विकसित हो गई कि मूल्य क्या है। किताबों में आपको कुछ वही घिसी पिटी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल व्यवहारिक, जो आप आसानी से समझ जाओ। तो मेरा काम ये होना चाहिए, एक शिक्षक का दायित्व तो यही, ठीक है। इस किताब में शायद आपको कुछ ना मिले जो चीज़ें मैं बता के जा रहा हूँ, क्योंकि अप्लाइड है, एप्लीकेशन है, थिंकिंग प्रोसेस के बाद आई हैं, और सब लिख सकते हो एग्जाम में और अच्छे खासे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं।